Students, my name is Dr. Ivogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities. Today, I will teach you feature of Indian economy on the eve of independence. So I am writing here feature of Indian economy on the eve of independence. On the eve of independence इंडिपेंडेंस के समय क्या क्या भारत इंडिपेंडेंस फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टुडे आई विल टीच यू फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th, those for ICC board especially ICC board and CBSE board also. Now, feature of Indian economy on the eve of independence. So first point I will tell you that stagnant economy. Now what is stagnant economy? Stagnant economy का मतलब ये हुआ कि on the eve of independence के समय भारत की इकोनॉमी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा उसकी इनकम क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी. हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई थी एकदम. इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं था. तो अब आपने एग्जाम में क्या लिखना है, आपने ये लिखना ऑन द ईव ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडियन इकोनॉमी on the eve of Indian economy was completely stagnant. Was completely क्या था, stagnant थी. Was completely stagnant. तो उस समय जो इकोनॉमी जो थी हमारी कंप्लीटली कैसी थी, स्टैग्नेंट थी. मीन्स हम ये कह सकते हैं इकोनॉमी को स्टैग्नेंट हम इसलिए कहते हैं, इट शोज लिटिल और नो ग्रोथ ऑफ द इनकम. It shows little or no growth in the economy हमारी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ थी नहीं किसी भी प्रकार से, बहुत बुरी स्थिति थी. कंडीशन वॉज वर्स्ट. अगर हम देखें ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम की बात करें, ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम की बात करें, और पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो. और अगर हम किसकी बात करें, ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम कैसा था, बहुत ज़्यादा लो था. ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो. और अगर हम बात करें 1925 एंड 1950, 1925 और 1950 के बीच में जो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम थी वाज 0.1%. वाज 0.1, हम क्या कहेंगे, वाज 0.1% पर एनम. वाज 0.1% पर एनम. तो देश की इकोनॉमी इतनी ख़राब थी, इतनी स्टैग्नेंट थी कि ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो. हम ये कह सकते हैं 1950 के बीच में वाज 0.1% पर एनम, से 0.1% थी पर एनम. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये आपने पहला पॉइंट समझा, स्टैग्नेंट इकोनॉमी. नाउ सेकेंड पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू, सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी कैसी थी, सेकेंड पॉइंट बैकवर्ड इकोनॉमी थी. Backward economy exist on the eve of independence. इंडिपेंडेंस के समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी. बैकवर्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. और हम ये बैकवर्ड इकोनॉमी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उस समय पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा लो थी. पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो. पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो. जो पर कैपिटा इनकम थी
क्या थी, बहुत ज़्यादा लो थी। और अगर हम बात करें 1947-48 की बात करें, 1947-48 में पर कैपिटा इनकम जो थी भारत की, सिर्फ उस समय भारत में 230 रुपये थी। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम, अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम इन 1947-48 इन 1947-48 वाज रुपीज़ 230, सिर्फ 230 रुपीज़ थी। 230 रुपये ही मात्र थी पर कैपिटा इनकम। तो जब 230 रुपये पर कैपिटा इनकम थी तो पूरी बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। तो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी वहाँ उस समय, क्या थी, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी लो, वाज वेरी लो। तो मैंने 2 पॉइंट आपको समझा दिया, बैकवर्ड इकोनॉमी। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में बिल्कुल वाज वेरी पुअर एट दैट टाइम। तो क्यों? क्योंकि उस समय अच्छे मशीन्स नहीं थी, अच्छे टूल्स नहीं थे, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे, देयर इज नो रिसर्च मैथोलॉजी, देयर इज नो एनी HYV सीड्स एट दैट टाइम। तो एग्रीकल्चर पूरी बैकवर्ड थी। और हमारी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन किस में डिपेंड थी, ये देखिएगा आप इसमें। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की वजह से क्या कह सकते हैं, बैकवर्डनेस इसलिए थी क्योंकि नियरली 72% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, नियरली 72%, बहुत बड़ा 72% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, हम कह सकते हैं ऑफ द कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन, ऑफ द कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन, जो कंट्री भारत की जो वर्किंग 72% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, वर्किंग पॉपुलेशन was depend on agriculture, was depend on agriculture। जो 72% जो कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन थी वो किस पे डिपेंड थी स्टूडेंट्स, वो डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे। ये एक बहुत, तो इसका मतलब जो जीडीपी था वाज ओनली, जीडीपी वाज वेरी लेस। जब हम इंडस्ट्री सेक्टर में कोई फोकस नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई फोकस नहीं और सर्विस सेक्टर में कोई फोकस नहीं, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट भी क्या होता, वाज वेरी लो। जीडीपी ग्रोथ रेट वाज वेरी लो। क्यों? क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर पर ज़्यादा थे, डिपेंड थे। जीडीपी ग्रोथ रेट वाज वेरी लो। और अगर हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, जैसे चाइना की बात करें, जापान की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहाँ क्या था, सर्विस, वो डिपेंड थे सर्विस सेक्टर में ज़्यादा डिपेंड थे, वो डिपेंड थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड थे, वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहे। भले ही आज की डेट में हमारा सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा हो गया, सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कम है, बट उस समय ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 72% जो है हम किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर में। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर पर डिपेंड थे। ये बच्चों को बात ध्यान रखनी है, ये बात समझने की उन्हें बहुत ज़रूरत है। नाउ थर्ड पॉइंट विच आई हैव एक्सप्लेन, और मैंने उस समय बताया कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो आज एक्सट्रीमली लो, जो प्रोडक्शन, जो पर हेक्टेयर आउटपुट निकलता था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो, प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी होती थी पर हेक्टेयर पर लैंड वाज वेरी लो। मीन्स राइस और वीट का प्रोडक्शन भी क्या होता था, बड़ा कम होता था, राइस एंड वीट। जो राइस और वीट का जो प्रोडक्शन होता था वो भी क्या होता था, बहुत लो होता था। और हम ये कह दें कि जो हमारा फूड ग्रेन्स होता था, हम जो फूड ग्रेन्स डेवलप करते थे उस समय, वो सिर्फ सब्सटेंस के लिए होता था, मीन्स अपने लिए होता था, अपने गुजारे के लिए होता था। तो वो कमर्शलाइज नहीं था, सबसे बड़ी बात है। जो हम फूड ग्रेन्स करते थे, पल्सेस करते थे, राइस, जो राइस, वीट, पल्सेस, फूड ग्रेन्स, जितने भी फूड ग्रेन्स हम डेवलप करते थे वो सब्सटेंस के लिए थे। सब्सटेंस मीन्स अपने लिए, अपने जीवन के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए हम उसको इस्तेमाल किया करते थे। वी आर नॉट कमर्शलाइज एट दैट टाइम। तो मीन्स फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन वाज इनफ फॉर सब्सटेंस। जो फूड ग्रेन जो हम प्रोडक्शन करते थे
फूड ग्रेन्स, जो हम फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन करते थे वाज बियरली इनफ फॉर was enough for subsistence, was enough for क्या था, was enough for subsistence, वो सिर्फ क्या था, subsistence मतलब जीने के लिए था। हम उसके लिए क्या करते थे, was enough for subsistence, सिर्फ अपने जीने के लिए हम क्या करते थे, ये करते थे। फूड ग्रेन्स हम क्या करते थे, डेवलप करते थे। कॉमर्शलाइज नहीं थे, क्या नहीं थे, कॉमर्शलाइज नहीं थे, क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। नाउ स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, फोर्थ पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अच्छा, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हम ये कहते हैं कि उस समय लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्री थी, कोई ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं थी, लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्री। लैक ऑफ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज। अगर हम हैवी इंडस्ट्री की बात करें, सिर्फ उसमें टाटा आयरन स्टील की इंडस्ट्री थी, कॉटन की इंडस्ट्री थी, जूट की इंडस्ट्री थी, ज़्यादा कोई इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा थी नहीं उस समय ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब टाटा आयरन स्टील की कुछ 2-3 कंपनियाँ थी और कॉटन और जूट इंडस्ट्री ही बहुत ही कम इंडस्ट्री उस समय थी। ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री थी उस समय। तो हम ये भी कह सकते हैं लैक ऑफ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज भी उतनी ज़्यादा नहीं थी जो कंज्यूमर गुड बना सके। लैक ऑफ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो मैंने बता दिया लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्री, लैक ऑफ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। उस समय लैक ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। लैक ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। और हम ये कहते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री वाज डिपेंडेंट अपॉन, जो भारत की जो इंडस्ट्री थी वो टोटली डिपेंड थी ब्रिटेन में। हम क्या करते थे, इंपोर्टेड गुड्स लिया करते थे ब्रिटेन से। तो द इंडियन इंडस्ट्री वाज डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, जो कैपिटल गुड्स जो थे, कैपिटल गुड्स वाज इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, वाज इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। हमारी कंट्री इतनी सक्षम नहीं थी उस समय, और हम जो थे कैपिटल गुड्स जो थे वो कहाँ से लिया करते थे, ब्रिटेन से लिया करते थे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको 4th पॉइंट बताए। अब नेक्स्ट 5 कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं लंबा ले चलूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैं इसमें बच्चों को करवाऊँगा और ये समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई व्हाट दे हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। फिफ्थ पॉइंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी पुअर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी पुअर मीन ट्रांसपोर्ट उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था। ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रोडवेज हो गया, रोडवेज एक्सेट्रा। हम कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर सेक्टर हो गया, रोडवेज हो गया एक्सेट्रा। ये कहते हैं वाज एक्सट्रीमली लो, वाज वेरी लो, वाज वेरी लो। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। ये 5 पॉइंट मैंने बच्चों को समझा दिए। नाउ 6th पॉइंट, हम जो थे, हम हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, बहुत बड़ी बात थी। हैवी डिपेंडेंस, हम लोग जो थे डिपेंडेंस थे किस पे, इंपोर्ट्स में, इंपोर्टेड गुड्स में। सवाल ये उठता है कि कौन कौन से इंपोर्टेड गुड्स में हम डिपेंड थे, हैवी डिपेंड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो अगर इंपोर्टेड गुड्स की बात करें तो हम मशीनरी हो गया और डिफेंस गुड्स हो गया। मशीनरी, डिफेंस गुड्स हो गया, और मैं कहूँ बहुत छोटी छोटी चीज़ लाइक जैसे हम ये कह सकते हैं कंज्यूमर गुड्स हो गया, जैसे कंज्यूमर गुड्स लाइक कंज्यूमर गुड्स। अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स हो गए, कौन कौन से कंज्यूमर गुड्स हो गए, लाइक मेडिसिन हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, बाइसाइकिल हो गया,
लाइक मेडिसन, बाइसाइकिल, कैरोसिन, इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, कैरोसिन एक्सेट्रा, ये हम क्या करते थे, बी इम्पोर्टेड फ्रॉम दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, दे वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, तो आप देखिए मशीनरी हो गया, डिफेंस गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, मेडिसिन हो गया, बाइसाइकिल, केरोसिन वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, वो भी हम क्या करते थे, विदेश से हम क्या करते थे, अब्रॉड लिया, विदेश से हम इसको लिया करते थे। 6 पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने समझा दिए, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ स्टूडेंट 7th पॉइंट which I am telling you, limited urbanization. लिमिटेड अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण, मतलब इंडिपेंडेंस के समय जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे वो कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। बहुत ज़्यादा लोग जो गांव में रहते, अर्बन एरियाज में बहुत कम लोग रहा करते थे, मतलब गांव में ज़्यादा लोग रहा करते थे, रूरल एरिया जो अर्बन में कम रहा करते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लिखिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस bulk of the population of India was lived in villages. At the time of independence, इंडिपेंडेंस के समय bulk of Indian population was lived in rural areas. वो कहाँ रहा करते थे, वो गांव में रहा करते थे। was lived in rural areas, वो कहाँ रहा करते थे, bulk of India was lived in rural areas। और ओनली 14% 1948 में अगर हम देखा जाए तो 14% जो पॉपुलेशन है सिर्फ अर्बन एरियाज, 86 हम क्या है 86% रूरल एरियाज में रहा करते, 86% एंड 14% पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया, 14% पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज। बड़े हैरानी की बात है, बड़े देखने वाली बात है कि अब तो सारे पूरी दुनिया अर्बन एरियाज की तरफ भाग रहे हैं। तो पहले 1948 में 1948 के बाद बता रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस एट द टाइम हम ये कहें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज लिव्ड इन रूरल। 86% लोग, 86% लोग मेरे दोस्तों वो कहाँ रहते थे, गाँव में रहा करते थे, और सिर्फ 14% जो है शहर में रहा करते थे। तो कितना बड़ा आंकड़ा हो गया, अब सारे लोग शहर में आ रहे हैं, गांव में कोई है ही नहीं, गांव की ज़मीनें खाली हो चुकी हैं। इतना माइग्रेशन हो गया क्योंकि गांव में ना स्कूल्स है, ना कॉलेज है अच्छे, ना हॉस्पिटल्स हैं। अगर आज भी आज पहाड़ में जाएंगे ना पानी की सुविधा है वहाँ, तो कोई रहना पसंद कर नहीं रहा, लोग सब आके कहीं शहर में बस रहे हैं। कोई मेट्रोपोलिटन सिटी में जा रहा है, कोई और बड़े शहर में जा रहा है, बट गाँव में रहना कोई पसंद कर नहीं रहा है आजकल, आपने देखा, क्योंकि जॉब लोगों को अक्सर क्या है अर्बन एरियाज में ज़्यादा मिल रही है। तो माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी हमें रोकना चाहिए, ताकि गांव में ही हमें क्या करनी चाहिए, फैसिलिटी करनी चाहिए, गांव में ही वो सारी फैसिलिटी हमें देनी चाहिए। नाउ लिमिटेड अर्बनाइजेशन, ये बड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको 7वां पॉइंट बताया। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ 8th पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझाने जा रहा हूँ, वो है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी कई बार पूछा गया है बोर्ड में कि भैया सेमी फ्यूडल इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो वो हम उसे कहेंगे सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो जो भारत की इकोनॉमी थी वो आज नाइदर होली फ्यूडल और नॉर ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जो भारत की इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी, was neither semi feudal, इंडियन इकोनॉमी वाज नाइदर सेमी फ्यूडल, ना वो क्या थी सेमी फ्यूडल थी, और हम वाज नाइदर होली फ्यूडल, और हम सेमी ना करें वाज नाइदर होली फ्यूडल, होली फ्यूडल कहते हैं यहाँ पे, ना वो पूरी तरह से होली फ्यूडल थी और वो
वाज नाइदर होली फ्यूडल, हम इसे बोले, या नॉर ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ना वो पूरी तरह से वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, नॉर ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी थी उस समय, ना वो होली फ्यूडल इकोनॉमी थी और ना वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी। फ्यूडल इकोनॉमी किसे कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किसे कहते हैं, इसके बाद मैं समझाने जा रहा हूँ। फ्यूडलिज्म किसे कहते हैं, फ्यूडलिज्म देखिए बड़े ध्यान से सोचिए। फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म उसे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मिडल मैन बिटवीन द लैंड कल्टिवेटर्स एंड द गवर्नमेंट। एग्जिस्टेंस उनके बीच में, एग्जिस्टेंस ऑफ मिडल मैन बिटवीन द लैंड कल्टिवेटर्स, जो लैंड क्या कर रहा है, कल्टिवेट कर रहा है, बिटवीन द व्हाट, बिटवीन द लैंड कल्टिवेटर एंड द गवर्नमेंट। एंड द गवर्नमेंट, हम ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी वाज नाइदर होली फ्यूडल नॉर ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। फ्यूडलिज्म उसे एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल मैन का बीच में होना, बिटवीन द लैंड कल्टिवेटर एंड द गवर्नमेंट। तो उस समय स्टूडेंट जमींदारी सिस्टम ज़्यादा था। आपने देखा जमींदारी सिस्टम उस दिन प्रेवलेंट था, जमींदारी और किसानों के बीच में संपर्क अच्छा नहीं था, उनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं था, और जमींदार जो होते थे उनका बिहेवियर जो था बड़ा किसानों के प्रति अच्छा नहीं था। They don't pay the full money to the farmers. Their condition was very poor at that time. Worst at farmers' condition was worst क्योंकि due to जमींदारी सिस्टम was prevalent at that time। क्योंकि जमींदारी सिस्टम था उसके उस समय किसानों की स्थिति क्या थी, worst थी। एग्जिस्टेंस फ्यूडलिज्म, एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल मैन बिटवीन द लैंड कल्टिवेटर एंड द गवर्नमेंट। अब आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ें कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म तो आपको पता ही है, कैपिटलिज्म उसे बोलते हैं जिसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। कैपिटलिज्म उसे कहते हैं जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस बाय प्राइवेट सेक्टर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का कोई रोल नहीं होता, मीन्स सारा कंट्रोल जो होता है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच होल थिंग्स आर इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में होता है, कैपिटलिस्टिक होता है। और कैपिटलिस्टिक का एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मोटिव। वो सोसाइटी के प्रति ध्यान नहीं देते। देयर मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, दे डोंट थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो स्टूडेंट्स, कैपिटलिज्म तो एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म इंडस्ट्रीज, तो कुछ इंडस्ट्री जो थी वो एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म इंडस्ट्री, कैपिटलिज्म इंडस्ट्री बहुत थी। प्राइवेट इंडस्ट्री कहते हैं आप, कैपिटलिज्म इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लाइक कौन कौन सी कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रीज थी। हम इसमें ये कहते हैं कैपिटलिस्टिक, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, आयरन एंड जूट इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो ये जो कॉटन इंडस्ट्री है, ये जो आयरन इंडस्ट्री है, ये जूट इंडस्ट्री है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सब कैपिटलिस्टिक थी, प्राइवेट सेक्टर की थी। प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, इनकी अपनी मोनोपोली थी और देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस समय, बिकॉज ड्यू टू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसकी वजह से आप बोल दें, ठीक है। तो ये मैंने बच्चों को इतने पॉइंट्स बताए, 8 पॉइंट बता दिए हैं और ये सब मैंने बच्चों को समझा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज मैंने आपको फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने बच्चों को समझाया है। अब मैं आपको नया टॉपिक एक और समझाने जा रहा हूँ, और वो टॉपिक जो मैं समझाने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि कंटिन्यूसली ये 1 घंटे की वीडियो है और इसमें थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं आपको फिर दोबारा से एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस समझाने जा रहा हूँ। ये वीडियो मैं स्पेशली बच्चों के लिए बना रहा हूँ ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो जाए और वो जो महंगी ट्यूशन फीस देते हैं वो ना दें और इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। इसलिए मैं अपने YouTube
प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों के लिए कंटिन्यूस वीडियोज़ में इकोनॉमिक्स की लोड करता हूँ और करता रहूँगा, ताकि बच्चों का भी फ़ायदा हो और जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े स्कूल्स में बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, उनका भी इसमें क्या हो, फ़ायदा हो। वेल स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि बड़ा काफ़ी लंबा वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो, मैं कोशिश करूँगा कि इसे 1 घंटे का बनाऊँ। अब देखिए, और अभी मैंने एक बड़ा टॉपिक आपको समझाया है। नेक्स्ट टॉपिक मैं समझाने जा रहा हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जब हम इंडिपेंडेंस के समय अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन होता था, लो प्रोडक्शन होता था, और एंड प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट। प्रोडक्शन रेफर्स टू, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन रेफर्स टू अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, और अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, और प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, पर आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड मीन्स कितना आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में हुआ, उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। तो हम ये बोलेंगे प्रोडक्टिविटी क्या थी, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस एंड व्हीट वाज वेरी लो। जो प्रोडक्टिविटी जो थी, प्रोडक्टिविटी क्या थी, राइस एंड व्हीट की वाज वेरी लो। उस समय की जो थी प्रोडक्टिविटी जो थी ऑफ राइस एंड व्हीट वाज वेरी लो, वाज वेरी लो। जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा लो थी उस समय। ठीक है, ये आपने एग्जाम में लिखना है। अगर स्टैटिस्टिक्स डाटा बच्चे भूल गए तो स्टैटिस्टिक्स डाटा लिखने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। इफ़ यू फॉरगेट द स्टैटिस्टिक्स डाटा, कोई बात नहीं, स्टैटिस्टिक्स डाटा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा स्टैटिस्टिक्स डाटा आपको बच्चों को रिमेंबर होगा नहीं, तो आप इतना भी लिख देंगे, इतना भी बहुत है। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। सबसे बड़ी बात है एग्रीकल्चर में क्या था, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी था। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर मैं बोलूँ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है कि मीन्स हमारी जो एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड है, रेनफॉल में। रेनफॉल अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, रेनफॉल कम होगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितनी कम रेनफॉल होगी उतना कम प्रोडक्शन होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो आप इसमें स्टूडेंट लिख सकते हैं कि क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन, एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पर डिपेंड है। तो मीन्स गुड रेनफॉल एम्प्लॉयमेंट, गुड रेनफॉल गुड आउटपुट, गुड रेनफॉल मोर आउटपुट, और लेस रेनफॉल लेस आउटपुट। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा बारिश उतना ज़्यादा आउटपुट, जितना कम बारिश उतना कम आउटपुट। तो ये 2 पॉइंट मैंने बताया, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। जो एग्रीकल्चर है किस पर डिपेंड करती है, रेनफॉल पर डिपेंड करती है। अब आइए आप, 2 पॉइंट्स मैंने समझा दिए। अब मैं थर्ड पॉइंट, सबसे बड़ी बात है डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग, वो किस पे डिपेंड करते थे, सब्सटेंस फार्मिंग पे डिपेंड करते थे।
डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सवाल है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या डिपेंड कर रहे हैं वो, ये बात आपको सोचना चाहिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होता है कि जो किसान हैं जो भी प्रोड्यूस करते थे सिर्फ अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस करते थे, उनका जो आउटलुक जो था कॉमर्शियल आउटलुक नहीं था। वो ये नहीं सोचते थे कि हमें बेचना है, अपनी राइस को बेचना है, वीट को बेचना है, शुगर केन को बेचना है, वो ये कुछ नहीं सोचते थे। वो सोचते थे कि जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारी फैमिली का हो जाए, इससे ज़्यादा वो ज़्यादा सोचते नहीं थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ। मीन्स व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग? सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है वो बड़े ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग? तो इट इज़ दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। इट इज़ दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच जिसमें कि क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें कि क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक, टू प्रोवाइड फॉर बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली, फॉर बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी हो सके, इससे ज़्यादा ना हो, बेसिक नीड्स हो सके। मीन्स देयर इज ए लैक ऑफ कॉमर्शियल आउटलुक, देयर इज ए लैक ऑफ कॉमर्शियल आउटलुक। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया कि ये 3 पॉइंट्स मैंने बच्चों को समझा दिए क्या होता है, और ये मैंने बताया। अब आइए फोर्थ पॉइंट बात करेंगे, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल बड़ा आसान है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। इसका मतलब ये हो गया कि किसानों के पास छोटी छोटी लैंड हुआ करती थी, और जब किसानों के पास छोटी छोटी लैंड होगी तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, बहुत कम होगा। प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। और ये भी एक क्या है, ड्रॉबैक है। अगर जितनी बड़ी लैंड होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, जितनी कम लैंड होगी उतना कम प्रोडक्शन। तो ये फ्रेगमेंटेड लैंड कहते हैं। तो ठीक है, तो हम ये कहते हैं लैंड होल्डिंग्स वर, हम क्या कहते हैं, लैंड होल्डिंग्स वर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। लैंड होल्डिंग वर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। लैंड होल्डिंग वर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड है। और इसके क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर क्या होगा, स्मॉल पीस ऑफ लैंड मीन्स स्मॉल प्रोडक्शन, स्मॉल पीस ऑफ लैंड मीन्स स्मॉल प्रोडक्शन। और लार्ज पीस ऑफ लैंड मीन्स लार्ज प्रोडक्शन। लार्ज पीस ऑफ लैंड का मतलब हो गया मीन्स मोर प्रोडक्शन। तो ये सबसे बड़ी हैरानी की बात थी जो किसानों के पास थी, जो वो थी क्या थी, फ्रेगमेंटेड लैंड थी। और छोटी छोटी लैंड होने के बाद भी उनका प्रोडक्शन क्या होता था, बहुत छोटा होता था, बहुत कम हुआ करता था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया स्मॉल फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। ये 4 पॉइंट मैंने स्टूडेंट्स को समझाए हैं। अब आइए पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड जो रेवेन्यू सिस्टम था अंडर ब्रिटिश राज, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश राज में क्या था, उस समय क्या था, जमींदारी सिस्टम था। और वो क्या करते थे, जमींदार जो थे वो क्या करते थे, जमींदार्स जो करते थे वो एक्सप्लॉइट करते थे। जमींदार्स व्हाट दे आर डूइंग, दे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स।
एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स, वो किसानों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे। कौन? जमींदार। जमींदार एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर, जमींदार क्या करते थे? एक्सप्लॉइटेशन करते थे किसानों का। और वो क्या करते थे? दे वर पे फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एंड दे वर पे वो क्या करते थे? वो पे करते थे, दे वर पे सम फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट, सरकार को देते थे। तो जमींदारी सिस्टम बहुत ख़राब था। वो क्या करते थे? किसानों को दे सक द ब्लड ऑफ द फार्मर्स, दे डोंट टेक, हम ये कहते हैं कि वो पैसा भी नहीं देते किसानों को। किसानों के साथ वो ज़्यादा घंटे काम करवाते थे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे किसान बेचारा काम कर रहा है, उनको प्रॉपर पैसा नहीं था। तो जमींदारी सिस्टम जब से हटाई गई तब से देश की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो उस समय जमींदारी सिस्टम प्रेवलेंट थी। तो ये भी एक ड्रॉबैक का सबसे बड़ा कारण रहा कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। और हम ये कह दें एक और पॉइंट, जो मालिक और टेलर के बीच में जो गैप था बहुत ज़्यादा था। द गैप बिटवीन, लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ, गैप बिटवीन ऑनर्स जो मालिक है एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल was very big, आज भी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का आदमी हो चाहे कुछ हो, आज भी जो गैप है, हम ये बोलते हैं कि जो गैप है बहुत ज़्यादा बड़ा है। किसके बीच में? गैप बिटवीन द ऑनर्स, जो मालिक और जो किसान और जो टिलर्स है, जो किसान खेती कर रहा है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप था। और उनके बीच में अच्छा रिलेशन हम नहीं कहेंगे कि उनके बीच में जो रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा क्या था? ख़राब था। उनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं था। ये मैंने बच्चों को 2 पॉइंट्स करवा दिए हैं और ये मैंने बड़े अच्छे पॉइंट, छठे पॉइंट करवा दिए। और एक और मैं लास्ट पॉइंट कहना चाहूँगा इसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटिशर्स ने क्या करा? ब्रिटिशर्स ने कहा किसानों से कि भैया तुम लोग इंडिगो क्या करो? प्रोड्यूस करो। इन स्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस एंड व्हीट, प्रोड्यूस इंडिगो, नील की खेती जिसे बोलते हैं इंडिगो। तो इंडिगो जो है तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा फार्मर्स आर फोर्स टू शिफ्ट कमर्शियल क्रॉप। उन्होंने कहा फार्मर्स आर forced to shift, farmers are forced to shift commercial crops, that is indigo, in place of rice and wheat, in place of rice and wheat की जगह उन्होंने क्या कहा? क्या वो कॉमर्शलाइज करो, इंडिगो बो। तो जो इंडिगो है ये, क्योंकि इंडिगो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ, क्योंकि टेक्सटाइल ब्रिटेन में जो था, ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी और डाइंग और बीचिंग के लिए ये इंडिगो बहुत काम आता है। ब्रिटेन में जो थी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और ब्रिटेन में वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था उसके लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, डाइंग और ब्लीचिंग के लिए ये इंडिगो बड़ा काम आता था। तो उन्होंने किसानों से कहा कि भैया आप लोग जो है, आप लोग इंडिगो प्रोड्यूस करो और आप लोग राइस एंड व्हीट ना करो। तो इससे क्या हुआ? बड़े किसानों की तबीयत बहुत ख़राब होगी, कई लोग मर गए इसमें, और ये भी एक हम कह सकते हैं ड्रॉबैक था। तो किसानों ने कहा कि हम खुद कर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम राइस एंड व्हीट खानी चाहिए, उसकी जगह पल्सेस खानी चाहिए, बट इन प्लेस ऑफ इट दे आर ग्रोइंग इंडिगो। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। तो आपने देखा, आज मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, एग्रीकल्चर की कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, वो मैंने आज स्टूडेंट्स को करवाई है। इसके बाद मैं एक और टॉपिक कराने जा रहा हूँ आफ्टर 1 मिनट का ब्रेक लेके।
अभी मैंने स्टूडेंट्स को 2 क्वेश्चन कराए एग्रीकल्चर से ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से। अब मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का नाम है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी देश में। तो सबसे पहले जो हमारे देश के साथ हमारे कंट्री की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हम ये पहला पॉइंट करें, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गए, बहुत बुरी तरह से क्या हो गए, डिके हो गए, खत्म हो गए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब जो प्रोडक्ट हाथ से बनते हैं, हैंड से बनते हैं, उसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बनते हैं। तो वो क्या, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई उस समय। तो उसके पीछे कारण क्या है, मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्यों हुई। सबसे पहले है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट में इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने देखा कि भारत रॉ मटेरियल के लिए बहुत अच्छा है। भारत जो है एक ऐसा प्लेस है जहाँ रॉ मटेरियल हमें बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगा। तो उन्होंने भारत के साथ क्या करा, क्या क्या चीज़ें उन्होंने इम्पोज करी, तो वो देखिए, वो उसमें बता रहे हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। सबसे पहले उन्होंने टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, नंबर 1। इसमें सबसे पहले क्या करा उन्होंने, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। टैरिफ फ्री क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। फिर उन्होंने क्या करा, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया। जो ब्रिटिश में जो गुड्स बन रहे हैं वो भारत में जाए, उसका कोई टैरिफ नहीं लगेगा। टैरिफ फ्री। सेकंड पॉइंट, टैरिफ, हम ये कहते हैं सेकंड पॉइंट में, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल। टैरिफ फ्री इंपोर्ट हो, टैरिफ फ्री क्या हो, इंपोर्ट हो, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। टैरिफ फ्री इंपोर्ट हो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया। ये 2 बातें उसने करी। पहली बात करी टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया। और सबसे बड़ी बात करी उसने हैवी ड्यूटी प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैवी ड्यूटी। उसने क्या करा, हैवी ड्यूटी लगा दी। हैवी किसने, ब्रिटिशर्स ने। हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ, वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ। उसने क्या करा, हैवी ड्यूटी लगा दी, वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। तो जब हैवी ड्यूटी लगा दी उसमें, वाज प्लेस्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की स्थिति बिल्कुल क्या होगी, खत्म होगी। हैंडीक्राफ्ट की स्थिति क्या होगी, बिल्कुल खत्म होगी, क्योंकि उसमें क्या कर दिया, हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होगी, बिल्कुल खत्म होने लगी। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। जो भारत एक्सपोर्ट करता था उस पर हैवी ड्यूटी लगा दी, तो कौन लेगा प्रोडक्ट, कौन नहीं लेगा, नोबडी विल बाय इट। जब उसमें हैवी ड्यूटी लग गई, महंगा हो गया प्रोडक्ट, और कंडीशन क्या होगी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई मार्केट से। पहला पॉइंट स्टूडेंट्स आपने ये लिखना है। नाउ सेकंड पॉइंट,
नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट यह है कि डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। उस समय जो नवाब हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, जो एम्परर हुआ करते थे, वो बड़ी तारीफ किया करते थे। किसकी? जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल गई। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन राजा महाराजा को ही हटा दिया। जो राजा थे, जो महाराजा थे, जो प्रिंस थे, जो नवाब थे, जो एम्परर थे, जब वही नहीं रहेंगे तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वालों की कौन तारीफ करेगा? उनकी हालत और ज़्यादा क्या होगी, ख़राब होगी। तो देखिए ये लिखेगा, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, जो डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स में जो नवाब थे, जो ब्रिटिश रूल ने क्या करा, नवाब राजा जो रूल कर रहे थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। नवाब राजा, जो नवाब थे, जो राजा थे, जो प्रिंसेस थे, एंड एम्परर्स, जो एम्परर्स थे, what they appreciate the handicraft product, they appreciate the handicraft product, they appreciate the handicraft product. But what the Britishers they have to do? ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने जो उनको पैट्रोनाइज करते थे उनको क्या कर दिया, उनको बिल्कुल एंड कर दिया। ब्रिटिशर्स रिमूव all princely courts, all princely courts who patronize the, या हम ये कह सकते हैं कि जो पैट्रोनाइज कर सकते हैं, जो तारीफ करते थे, हु पैट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, हु पैट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की जो प्रशंसा करते थे उन्हीं नवाब को क्या कर दिया, उन्हें हटा दिया। वो नवाब, वो राजा, वो प्रिंस, वो एम्परर, जो लोग तारीफ़ किया करते थे, भारत के जो लोग जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाया करते थे, उनको उन्होंने हटा दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ये आपने इसमें लिखना है। तो हैंडीक्राफ्ट की स्थिति क्या होगी, बिल्कुल ख़त्म होगी एक तरफ से। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। इसको मैं समझा दूं आपको। हुआ ये कि जो कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, लोग अब क्या करने लगे, पीपल्स दे लाइक मशीन मेड प्रोडक्ट बिकॉज द प्राइस इज़ वेरी लो, क्वालिटी इज़ गुड। क्योंकि जो मशीन मेड जो प्रोडक्ट बनते थे, एक तो उसके प्राइस बहुत कम थे और क्या थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। इसके कारण लोग जो है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर पाए और इन मशीन मेड प्रोडक्ट ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया किसे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को। आप भी देख लीजिए, आप कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर नहीं रहा। सारे लोग जो है, पब्लिक जो है, मशीन मेड प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों, उसका प्राइस भी कम होता है और क्वालिटी भी क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है। तो कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट मीन्स, सीधी सी बात है कि लोग, पीपल लाइक मशीन मेड प्रोडक्ट, दे डोंट लाइक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। एक तो प्राइस भी कम और क्वालिटी भी अच्छी है। तो लोगों का पैटर्न, लोगों ने क्या कर दिया, मशीन मेड प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद करने लग गए। तो 3 पॉइंट्स मैंने स्टूडेंट्स बता दिया आपको। फोर्थ पॉइंट जो कि मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मैं आपको फोर्थ पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, डिमांड चेंज हो गई है। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। अब आप क्या करें, अब आप ये कह सकते हैं कि डिमांड चेंज हो गई है, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो चुका है। लोग अब फैशनेबल गुड्स पसंद करने लग गए हैं, दे लाइक फैशनेबल गुड्स। डिमांड इज़ टोटली चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों का चेंज हो चुका है
और वो अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बिल्कुल भी क्या नहीं करते, दे डोंट लाइक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, दे लाइक ओनली व्हाट, मशीन मेड प्रोडक्ट्स। डिमांड बिल्कुल चेंज हो चुकी है और इसी यही कारण था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो होती है बिल्कुल क्या होगी, ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है। और डिस्क्रिमिनेटेड, मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द स्टेट, जो राजा थे उनको उन्हें हटा दिया गया, राजा नवाब थे जो ब्रिटिशर्स ने उनको हटा दिया था। मशीन मेड प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट में, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड आ चुकी है मार्केट में। अब लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं एक और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट मैं बोलूँगा, उस समय इंडस्ट्री जो थी, हाँ हम बोलेंगे मॉडर्न इंडस्ट्री भी बहुत कम थी उस समय। मॉडर्न इंडस्ट्री क्या थी, देश में बड़ी कम थी। मॉडर्न इंडस्ट्री भी क्या थी, बड़ी, द मॉडर्न इंडस्ट्री वॉज वेरी लो एट दैट टाइम। मॉडर्न इंडस्ट्री क्या थी उस समय, बहुत ही कम थी। मॉडर्न इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो उस समय मॉडर्न इंडस्ट्री भी क्या थी, बड़ी कम थी। हम ये लिखें ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उस समय क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी, ब्लीक ग्रोथ थी उस समय। सिर्फ ही हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी। जैसे सिर्फ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी उस समय, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही उस समय थी। और ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, फाउंडेड इन 1907, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी फाउंडेड इन 1907, फाउंडेड इन 1907 में बनाई थी ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और अगर हम बात करें, मॉडर्न इंडस्ट्री कोई नहीं थी, लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, नंबर 1 लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं थी, लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अगर हम बात करें उस समय, तो उस समय कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, देयर वाज नो कैपिटल। और हम बात करें, देयर वाज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री, देयर वाज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं थी वहाँ, कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। और हम एक और बात पॉइंट करें, उस समय जो मेन इंडस्ट्री थी वो थी शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, पेपर इंडस्ट्री, शुगर, पेपर, सीमेंट, शुगर, पेपर, सीमेंट इंडस्ट्री थी उस समय। हम ये बात करें उस समय, पांचवा पॉइंट, कि उस समय कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज भी क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। पांचवा, लेस कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, लेस कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, तो बहुत ही कम जो थी वहाँ पे क्या था। तो आपने देखा, आपको मैंने बताया कि किस तरीके से जो इंडस्ट्री थी, बहुत ही कम इंडस्ट्री थी। टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री थी, कॉटन की इंडस्ट्री थी, जूट की इंडस्ट्री थी, आयरन की इंडस्ट्री थी, पेपर इंडस्ट्री थी, और कोई भी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री नहीं थी। इवन कैपिटल गुड इंडस्ट्री भी नहीं थी। आपने ये देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कैरोसिन भी हम क्या करते थे, कैरोसिन हो गया, और बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री, बहुत छोटे छोटे गुड्स भी हम क्या करते थे, हम बाहर से इंपोर्ट किया करते थे। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी उस समय। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी, बट उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था ब्रिटिशर्स ने। तो ये मैंने आज आपको, मैंने स्टूडेंट ये बताया। आज मेरा जो टॉपिक था, वीडियो जो था, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने स्टूडेंट्स को समझाया क्या फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आपने उसको बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है, एग्जाम में लिखना है बोर्ड में, ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। फिर मैंने बच्चों को बताया एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था। तो आपने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी 4-5 पॉइंट्स मैंने बच्चों को लिखवाए हैं, वही आपने एग्जाम में लिखने हैं।
फिर बच्चों को बताया मैंने कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और ब्रिटिशर्स रूल में, ब्रिटिश के समय में इंडस्ट्रियल का क्या क्या रोल था वो मैंने बच्चों को इसमें समझाया। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हायर लेवल में आने की पूरी उम्मीद है। मैं बता दिया मैंने आपको, ये 100% आने की पूरी उम्मीद है और ये बोर्ड में आता ही आता है। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर कंडीशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंडीशन हो, क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक टॉपिक और मैं छोटा सा करवाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कि क्या डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नाउ डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफी 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या क्या है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सबसे पहले हम देखेंगे बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो बर्थ रेट था और डेथ रेट है वो भी क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था। बर्थ रेट एंड डेथ रेट was very high। जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट था उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था। वो कितना था, 48 and 40 पर थाउजेंड, 48 and 40 पर थाउजेंड था। मतलब 1000 में 48 बर्थ रेट होता है, 1000 में 40 जो डेथ रेट हुआ करती थी, डेथ रेट। तो इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उस समय हॉस्पिटल्स नहीं थे उतने ज़्यादा, तभी बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो थी बहुत ज़्यादा हाई थी उस समय, क्योंकि लेक ऑफ हॉस्पिटल्स, उस समय अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। आइए सेकंड पॉइंट है इन्फेंट मोटिलिटी रेट। इन्फेंट मोटिलिटी रेट किसे कहते हैं? इन्फेंट मोटिलिटी रेट उसे बोलते हैं जिसमें बच्चों की डेथ जो है 1 साल से पहले हो जाती है। डेथ रेट ऑफ ए चिल्ड्रन जो था, इसमें हम क्या बोलेंगे, डेथ रेट ऑफ ए चिल्ड्रन जो है बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। डेथ रेट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है, बिलो द एज ऑफ पर थाउजेंड लाइव बर्थ, पर थाउजेंड लाइव बर्थ, मतलब जिनकी डेथ 1 साल से पहले हो जाती है तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोटिलिटी रेट। तो स्टूडेंट, इन्फेंट मोटिलिटी रेट वाज वेरी हाई, इन्फेंट मोटिलिटी रेट वाज वेरी हाई। इन्फेंट मोटिलिटी रेट क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था, वाज वेरी हाई। वो कितना था, 218 पर थाउजेंड, 218 पर थाउजेंड। 1000 में 218 बच्चों की मौत हो जाती थी उस समय। 1000 में 218 इन्फेंट मोटिलिटी रेट बच्चे की डेथ जाती थी। बट अब कितनी हो रही है, अब जो देखा गया, अब जो करंट सीन है 32 पर थाउजेंड है। नाउ करंट 32 पर थाउजेंड। हो सकता है डाटा चेंज हो जाए थोड़ा सा, जो कोई मतलब कमी है, क्योंकि 32 पर थाउजेंड है। इसका मतलब अच्छा हो गया, क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया है, बच्चों पे टीकाकरण लग रहा है। 1 साल में बहुत टीके लगते हैं, बच्चों को डेथ होने के चांसेस नहीं है। हर प्रकार के टीके लग रहे हैं, पोलियो हो गया, पोलियो है, और मीजल्स हो गया, कई बीमारी के टीके लग रहे हैं, हेपेटाइटिस बी के टीके लग रहे हैं बच्चों पे, पूरा कार्ड बन रहा है बच्चों का। तो अब तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे दी है, भारत सरकार दे रही है, डॉक्टर्स दे रहे हैं, इतना एडवांसमेंट हो चुका है। तो पहले 1000 में 218 बच्चों की डेथ जो है करती थी, क्योंकि वहाँ पे हम पे सुविधाएं नहीं थी अच्छे। और अब देखिए 32 पर 1032। हो सकता है डाटा चेंज है, बट इतना अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए, वो 32 पर 1000। तो हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोटिलिटी रेट। तो 2 पॉइंट्स मैंने स्टूडेंट्स आपको समझा दिए हैं।
2 पॉइंट मैंने बच्चों को समझा दिया है। नाउ थर्ड पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन बड़ा छोटा था उस समय। डेमोग्राफिक, देखिए डेमोग्राफिक इसके लिए है, हमने लिखा है यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हमने, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो। बड़े सुन के आपको हैरानी होगी कि जीवन जो था उस समय बड़ा कम था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो, वॉज वेरी लो। उस समय से 32 साल ही लोग जिया करते, 32 ईयर्स। बड़े हैरानी की बात है, 32 साल थी उस समय। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो, डेट इज 32 ईयर्स। बट नाउ प्रजेंटली अप्रोक्सीमेटली 69 ईयर्स है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, अब बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब लाइफ लोगों की 69 ऐसे भी ज़्यादा है। बट हम एवरेज की बात करें तो अब प्रेजेंटली कितनी, 69 से पहले कितनी, 32 साल थी बस। 32 साल में लोगों की डेथ आया करती, एवरेज हम 32 मान के चलते हैं। लो वाइज 32 ईयर्स, बट नाउ कितनी होगी, 69। नाउ अब कितनी होगी, 69 ईयर होगी। अच्छा, लिटरेसी रेट की बात करें स्टूडेंट, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। हु कैन रीड एंड राइट, जो कि रीड एंड राइट वाज 16%। बड़े हैरानी की बात है, ये आंकड़े डराने वाले आंकड़े थे उस समय। जो लोग लिख सकते थे, जो पढ़ सकते थे, 16% थे, और फीमेल लिटरेसी इज ओनली 7%। कितना जेंडर बायस था देखिए। फीमेल लिटरेसी वाज 7%। अब देखिए आप, आज तो हर जगह फीमेल आ गए, लेडीज हर जगह, स्कूल्स में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में। तो अब वो अब बहुत देश एडवांस हो चुका है। पहले की बात और अब की बात में कितना अंतर है आप देख सकते हैं कि रीड एंड राइट वाले 16% थे मात्र, और फीमेल लिटरेसी कितनी थी, 7% थी। और मैंने आज आपको बताया हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी, अब 69 हो चुकी है। लिटरेसी रेट 16% था, जो सिर्फ लिखना पढ़ना जानते थे। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फीमेल लिटरेसी बहुत कम था। तो आज आपने देखा, मैंने आपको इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में ये मैंने बता दिया है आपको। 3-4 क्वेश्चन मैंने आज कराए। एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति बता दी मैंने, आज इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति बता दी। आज मैंने आपको ये सब करवा दिए। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12th ICSE board, and those who are preparing for competitive examination, they should know what is it will become in the competition examination also. Those who are preparing for केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, जो टीचर बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, आर्मी में और कई प्राइवेट स्कूल्स में, उनको ये सब पता होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है उन टीचर्स के लिए जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। तो थैंक्स डॉक्टर योगना, और मैं आशा करता हूँ आज ये वीडियो आपको बड़ा पसंद आया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए और फ़ायदा करें। ऐसे नहीं कि आप खुद ही फ़ायदा उठा रहे हैं, और दोस्तों को भी दीजिए, और ताकि बच्चे से पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक्स डॉक्टर योगना।